द्रव्य के तापीय गुण के लेक्चर नंबर 16 पर आ गए हैं और ये हमारे लगभग चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके बाद केवल एक समरी की सारांश की वीडियो आएगी और बस सारांश कंप्लीट करके हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का जो है शीतलन नियम, और इसको आज हमें पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूटन का जो है शीतलन नियम जो है क्या है। तप्त जल या दूध जब मेज पर रखा जाता है वो तो वह धीरे धीरे शीतल होने लगता है। हमने मतलब अगर एक तप्त जल लिया या तप्त दूध लिया और उसको मेज पर रख दिया तो वह धीरे धीरे शीतल होने लगता है। जब हमारी मम्मी हमसे कहती हैं कि जो दूध पी लो ना ठंडा हो जाएगा, तो यह इसी का उदाहरण है कि तप्त जूल या दूध ठंडा होने लगता है। अंततः वह परिवेश के ताप पर पहुंच जाता है। तो वह अंततः क्या होता है, परिवेश के ताप पर पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए न्यूटन का शीतलन नियम का अध्ययन किया जाता है। तो क्रियाकलाप 10.4 क्या है। क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। 300 ml जल को ऊष्मा मापी पर रखा जाता है। तो आपको 300 ml जल को ऊष्मा मापी पर रखना है। एक छिद्र में जो है विडोलक और दूसरे में तापमापी का बल्ब जो है डूबा होता है। तो एक छिद्र में जो है विडोलक और दूसरे छिद्र में तापमापी का बल्ब डूबा होता है। तो जल के परिवेश के ताप को लगभग 40 डिग्री अधिक गर्म किया जाता है। तो जल के परिवेश जो है के ताप को से जो है लगभग, मतलब जो जल के जल को जो हमने जल लिया है, जल को जो है परिवेश के ताप से लगभग 40 डिग्री अधिक गर्म किया जाता है और फिर जल को शीतल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। कि हमने आपको जल के जो परिवेश है उससे 40 डिग्री अधिक गर्म किया, फिर उसको शीतल होने के लिए छोड़ दिया। अब क्रियाकलाप के चरण क्या है। जल का प्रारंभिक ताप T1 और परिवेश का ताप T2 नोट किया जाता है। जल का ताप समय से साथ घटता है। अब जल का ताप समय के साथ घटेगा तो ताप का परिवर्तन को ग्राफ में दर्ज किया जाता है। तो हमने जल का जो प्रारंभिक ताप T1 और परिवेश का ताप T2 नोट किया है, और जब जल जल का ताप समय के साथ घटता है और हमने ताप के परिवर्तन को ग्राफ में दर्ज कर लिया समय के साथ। निष्कर्ष क्या निकला। ग्राफ ग्राफ मतलब ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है। हमने सभी पॉइंट को प्लॉट किया तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकला। ग्राफ के निष्कर्ष, शीतलन की दर पिंड और उसके परिवेश के तापों के अंतर पर निर्भर करती है। मतलब शीतलन की जो दर होती है, जो पिंड और उसके जो है परिवेश के तापों के अंतर पर निर्भर करती है। मतलब पिंड और उसके परिवेश के ताप में कितना कितना अंतर है। जो है और आरंभ में शीतलन की उच्च जो है आरंभ में शीतलन की दर उच्च होती है। आरंभ में तो होगी शीतलन की दर उच्च, और जैसे जैसे ताप कम होता है शीतलन की जो है दर घटती आती है, वैसे ही शीतलन भी कम होती जाती है, शीतलन का दर। न्यूटन का अवलोकन क्या है। शीतलन की दर ताप अंतर पर निर्भर करती है। अब शीतलन की दर कितनी होगी वो ताप के अंतर पर निर्भर करती है। इसलिए शीतलन का नियम का जो है अध्ययन ताप अंतर यानी कि टी, जैसे डेल्टा टी, इसका मतलब T2 - T1 के आधार पर किया गया है। अब न्यूटन के शीतलन नियम क्या है। न्यूटन का शीतलन में न्यूटन ने यह सिद्ध किया कि किसी पिंड के ऊष्मा क्षय की दर यानी dQ/dt पिंड और उसके परिवेश के ताप अंतर पर निर्भर करती है। मतलब जो न्यूटन ने कहा, जो पिंड के ऊष्मा क्षय की जो दर है dQ/dt, वो पिंड और उसके परिवेश के ताप अंतर पर निर्भर करती है, जो हमने पहले भी देखा। तो यह संबंध इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, यानी dQ/dt जो है जी है वो dQ है, dQ/dt बराबर K T2 - T1। तो यहाँ पे जो है ताप अंतर है T2 - T1, और के जो है यहाँ पे नियतांक लिया गया है। तो dG/dt जो यहाँ पे है, तो उसको आप dQ/dt भी कह सकते हैं। और वहाँ वह ऊष्म क्षय की दर है, वह ऊष्म क्षय का दर है dQ/dt, और गलती से जी लिखा है उसको आप क्यू कर लीजिएगा। और के जो है यहाँ पे नियतांक है, और T2 जो है अपना पिंड का ताप है, और टी जो है हमारे यहाँ पे परिवेश का ताप है। तो न्यूटन के शीतलन नियम का विस्तार अगर हम देखें, न्यूटन ताप अंतर पर लागू नियम। अब न्यूटन का शीतलन नियम केवल लघु तापांतरों के लिए वैध है। मतलब ये केवल और केवल लघु तापांतरों के लिए ही वैध है। विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय पिंड के पृष्ठ की प्रकृति और पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो विकिरण द्वारा जो ऊष्मा क्षय पिंड है, ऊष्मा क्षय है, वो पिंड के पृष्ठ की प्रकृति और पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ताप अंतर के बढ़ने से शीतलन की दर में परिवर्तन आता है, और ताप अंतर जितना ज्यादा बढ़ेगा और शीतलन की दर में परिवर्तन उसी हिसाब से आता जाएगा। और यह नियम विशेष रूप से छोटे ताप अंतर के लिए सटीक है। अगर आप देखें तो यह जो नियम है जो हमारे छोटे ताप अंतर है उन तक के लिए सटीक है। और ताप अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है तो हल्का सा इसमें जो चेंज आ सकता है, लेकिन अगर जो छोटे ताप अंतर के लिए यह नियम बिल्कुल सटीक है।
यह जो है ग्राफ है जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे दिए डेल्टा टी यानी ताप अंतर और समय के बीच में यह जो है ग्राफ बनाया गया है, और कुछ कुछ इस प्रकार से आता है। समय के साथ तप्त जल के शीतलन को दर्शाने वाला चक्र, ये जो ताप जो अंतर ताप जो है समय के साथ जो है, जब देखा तो तप्त जल के शीतलन को दर्शाने वाला वक्र है ये ग्राफ। ठीक है, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ के एक धनात्मक नियतांक है जो हमने यहाँ पे देखा, ये वाला के, ये जो है यहाँ पर एक धनात्मक नियतांक है, जो पिंड के पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। मान लीजिए m द्रव्यमान तथा विशिष्ट ऊष्म धारिता s का कोई पिंड T2 ताप पर है। मान लीजिए परिवेश का ताप T1 है, और मान लीजिए पिंड का ताप एक लघु समय अंतराल dt में dt2 कम हो जाता है। मतलब समय का जो है क्या है, ताप सॉरी सॉरी जो समय अंतराल क्या है dt, और ताप अंतर क्या है dt2 कम हो जाता है, तब जो है लुप्त ऊष्मा का जो है परिमाण क्या होगा, dq बटा ms dt2। क्योंकि जो है q है, हम उसमें देख रहे हैं कि क्या फर्क आता है उसमें ऊष्मा में, लुप्त ऊष्मा में और किसमें तप तपांतरण में और समय अंतराल के अंदर। तो यह फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बन जाता है, हमारा समीकरण। तो ऊष्मा क्षय की दर क्या होगी, ऊष्मा क्षय की दर होगी, हम इसको दोनों साइड डी टी से डिवाइड करेंगे समय के लिए, क्योंकि हमें एक समय अंतराल के लिए चाहिए। और ये समीकरण 10.15 या 10.16 से हमें प्राप्त होता है। तो 10.15 10.16 से हमें जो है अंतराल प्राप्त होता है। अब ये समीकरण इतना महत्वपूर्ण है कि प्रश्न कैसे भी बन सकता है, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने बड़े आंसर लिखने में भी, और साथ ही आप इसको एग्जाम उदाहरणों में भी और न्यूमेरिकल्स में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने पिछला फॉर्मूला लिखा, तो वहां पर हमने Q की वैल्यू डाल दी, तो माइनस द्रव्यमान m s dt2 बटा dt बराबर k अपना T2 माइनस T1, ये हमने निकाला था पहले, और ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सीरीज की बात चल रही है, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ जो हमने निकाला था ये वाला, इस संबंध से इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो इसी में हमने वैल्यूज रखी, तो कुछ इस प्रकार से आ गई। और हमने क्या किया, अब एम एस को जो है हम नीचे ले गए, और टी टू माइनस टी वन को इस साइड ले आए, तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है समीकरण बन जाता है। और इसमें जो है अब के जो कि इसमें हमारा जो ये चीज है, इसको जो है हम बड़े के से दर्शाते हैं, बड़े के से। तो हमने इसको बड़े के से दर्शाया, तो डी टी टू माइनस टी वन क्या हो गया, माइनस का के डी टी। यहाँ पर जो बड़ा के है वो के बटा एम एस है, एम द्रव्यमान है। और इसको जो है समकालित करने पर क्या आता है, लो अब इसको जब हम समकालित करेंगे, तो समकालित करने पर इस साइड क्या आएगा, इस साइड समकालित करने के बाद log टी टू माइनस टी वन आएगा, और साथ ही साथ उस साइड क्या आएगा, माइनस का के टी प्लस सी, क्योंकि हमने इसको समय अंतराल पर लिया है। तो जब हमको समकालित करेंगे तो यहाँ पर डी टी की वजह से क्या आ जाएगा टी, तो ये टी माइनस टी प्लस सी टी माइनस सी आ जाएगा। अथवा टी टू इज इक्वल टू टी वन प्लस सी डैश ई की पावर माइनस के टी, यहाँ सी डैश जो है ई की पावर सी है। और इसको जब हम इसको ई की पावर लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, और सी डैश क्या है, ई की पावर सी है, अगर हम इसको अंदर डालना चाहें तो ई की पावर माइनस के टी प्लस सी होगा, उसको बस अलग अलग तोड़ दिया गया है और कुछ नहीं। समीकरण 10.23 की सहायता से एक विशिष्ट ताप परिसर के जो है अघोपांत शीतलन का समय परिकलित किया जा सकता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण, इसको आपको याद रखना है। कुछ नहीं, टी वन को इस साइड लाएंगे तो सेम टू सेम बस ई की पावर माइनस के टी प्लस सी कर दिया है, और टी टू माइनस टी वन के बराबर कर दिया है। तो ये समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है, दिमाग में बिठा के रखना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब न्यूटन के शीतलन नियम का प्रयोग क्या है, तो शीतलन की दर तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो मतलब शीतलन की दर तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। विकिरण के ऊष्म स्थिरांक, कमरे की दीवारों से ऊष्म क्षति या मेज पर रखी चाय की शीतलन में यह नियम लागू होता है। जैसे ही जो हम बताते हैं ना, कमरों की दीवारों से ऊष्म क्षति और मेज पर रखी चाय की शीतलन में, यह दोनों में यह नियम लागू होता है। और यह एक वैध सटीक कथन है, जो शीतलन की दर को तापांतर के अंतर से जोड़ता है। तो ये क्या है, यही नियम शीतलन की दर को तापांतर के अंतर से जोड़ता है, ये सही कथन है। और प्रायोगिक व्यवस्था और न्यूटन का शीतलन नियम। तो प्रायोगिक व्यवस्था क्या है, ये चित्र 10.20 ए, ये जो दिखाया गया है, ये वाला चित्र, ये वाला।
इसमें क्या है, चित्र 10.20 में दिखाया गया है कि न्यूटन के शीतलन नियम का सत्यापन कैसे किया जा सकता है। इसमें दोहरी दीवारों वाला एक बर्तन भी लिया गया है, ये देखिए, इसमें दोहरी दीवार है, दोहरी दीवारों वाला एक जो है बर्तन भी लिया गया है, जिसमें जल भरा होता है, इसके अंदर जो है और जल भरा होता है, ठीक है। तप्त जल से भरे तांबे के ऊष्ममापी सी से दो जो है तापमापियों का उपयोग किया जाता है। जो ऊष्ममापी ये है इसी इससे दो तापमापियों का जो है, दो तापमापियों का उपयोग किया जाता है। एक तापमापी यहाँ पर लगाया जाता है सी के अंदर, और एक तापमापी यहाँ पर लगाया जाता है वी के अंदर, ठीक है। तापमापी T1 द्वारा दोहरी दीवारों के बीच उष्ण जल का ताप मापा जाता है, और तापमापी T2 द्वारा ऊष्ममापी में भरे जल का ताप मापा जाता है। जिसे मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर ऊषण जो है यहाँ पे ये से वो जो है ऊष्मामापी में जल भरे जल का ताप मापा जा रहा है T2 से, और T1 से क्या हो रहा है, दोहरी दीवारों के बीच जो उष्ण जल है उसका ताप मापा जा रहा है। तो प्रयोगात्मक प्रक्रिया क्या है, ऊष्मामापी के ताप को एक नियमित अंतराल के बाद मापा जाता है। तो ऊष्मामापी को कहा है एक ताप को एक नियमित अंतराल के बाद मापते होते हैं। तो समय और log T2 - T1 या ln T2 - T1 के बीच ग्राफ तैयार किया जाता है, जो ऋणात्मक जो है प्रवणता की एक सरल रेखा दर्शाता है। अब मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं तो वह एक सरल रेखा निकल के आती है log T2 - T1 और समय की। तो यही ये समीकरण 10.22 की पुष्टि करता है जो हमने 10.22 में ये देखा था कि अगर इसका ग्राफ कैसा निकलना चाहिए। अगर एक लाइन ऐसी जा रही है, ये सी लाइन, ये एक समीकरण है इसी लाइन का। तो अगर log T2 - T1 हमारा जो समय है t, इसके लिए रेखिक ग्राफ अगर आ जाए तो वह इसको समीकरण को बिल्कुल वो करता है। तो यहाँ पे हम जो समय देखा कि उसके जो है समीकरण की पुष्टि करता है। तो यही समीकरण हमें इस ग्राफ के द्वारा, इस ग्राफ से हम समीकरण की पुष्टि करेंगे। तो यही है वो ग्राफ, जैसे हम देखें बिल्कुल रेखिक आता है, रेखिक ग्राफ। तो इसकी जो है पूरी समीकरण पुष्टि करता है। यहाँ पे log T2 - T1 का ग्राफ समय के साथ हमने बनाया है। साथ में जो पहली दिखाई गई है जो है हमारा जो वो बनाया गया, हमने जो व्यवस्था बनाई थी वो व्यवस्था है पूरी, कैसे हमने जो है एक तरफ हमने जो है अपना तापांतर लगाए दोनों, एक तरफ हमने गर्म जो है ये दोहरी दीवारों के बीच जो उष्ण जल था उसका ताप मापने के लिए T1 लगाया, और जो है ऊष्ण मापी से भरे जल का ताप मापने के लिए हमने जो है T2 लगाया। चलिए अब हम आते हैं उदाहरण पे इसी के साथ। तो उदाहरण 10.8 में क्या है, किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कक्ष ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक ताप गिरने में कितना समय लगेगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए 94 डिग्री सेल्सियस तथा 86 का मध्यम 90 है। अगर इसका मध्यम निकालेंगे तो वो 90 निकल के आएगा, जो कक्ष ताप से 70 अधिक है। और जो कितना अधिक है, कक्ष ताप जो है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस, उसे 70 अधिक है। इन व्यवस्थाओं में बर्तन का ताप 2 मिनट में 8 डिग्री घट जाता है। अंततः समीकरण 10.21 से जो हम निकल के आता है, ताप अंतर बता समय क्या निकल के आता है, के इंटू अपना तापांतर, ठीक है, के गुणा है अपने डेल्टा टी। तो हमने क्या किया कि जो अपना देखा जाए तापांतर कितना है 8 डिग्री सेल्सियस, और समय कितना लगा 2 मिनट, और इसमें डेल्टा टी की वैल्यू कितनी निकाली हमें 70 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो कक्ष ताप से 70 अधिक है। मध्य जो है हमारा 90 है वो 70 से अधिक है, 70 अधिक है कक्ष ताप से, तो 70 निकाल लिया। अब 69 डिग्री सेल्सियस तथा 71 डिग्री सेल्सियस का मध्य कितना है 70 डिग्री सेल्सियस, जो कक्ष ताप से 50 अधिक है। तो इस व्यवस्था में के मूल जो है अवस्था के समान है। तो इस अवस्था में क्या होता है, के जो है वो अपनी मूल अवस्था के समान है। अतः इसमें क्या होता है, इसमें कितना है 2 डिग्री सेल्सियस हमने निकाला तापांतर बटा समय। अब इसमें के कितना है, के वो के रहेगा, क्योंकि हमें हमें वैल्यू गिवन नहीं है प्रश्न में, मतलब दी गई नहीं है प्रश्न में, तो के को के ही लिखेंगे। साथ में जो तापांतर वो है मतलब ये अपना 50 डिग्री सेल्सियस है, मतलब जो कक्ष ताप से जो मध्यम ताप है वो 50 अधिक है। तो दोनों समीकरणों को जब हम विभाजित करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जब हम विभाजित करेंगे इसको इससे, तो यहाँ जो है जब के से के कट जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो समय निकल के आएगा वो 0.27 मिनट आएगा। और हमें इसको सेकंड्स में परिवर्तित करना है, और सेकंड में अगर निकालना है तो ये है 82 सेकंड आएगा। तो 82 सेकंड कैसे आया, इसमें आप बस 60 का गुणा कर दीजिए, तो उसमें 60 का गुणा करेंगे तो 7 6 42, तो 42 सेकंड हमारा आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है फाइनल। कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न आपको
एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, तो वहां पे आपको आना चाहिए कि आपको उनको कैसे हल करना है। तो ठीक है। यहाँ था हमारा यहाँ हमारा जो है उदाहरण है खत्म होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने न्यूटन का जो है न्यूटन का जो है शीतलन नियम पढ़ा, और उसको पूरे एक उदाहरण के साथ हमने समझा और उसको खत्म कर दिया। आज हमारा टॉपिक ही खत्म नहीं हुआ, आज हमारे यहाँ पे चैप्टर भी खत्म हो गया। साथ में हम कल हम केवल सारांश देखेंगे पूरे चैप्टर का। तो सारांश देखने का मतलब तब है जब आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, और आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो सारांश की वीडियो जो है आपको एक रिवीजन की तरह लगेगी, ना कि आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़ रहा है। तो अगर अब यहाँ समझ लीजिए, यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, और यहाँ तक अब आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। कल सारांश की वीडियो है, तो पूरी एनसीईआरटी एक बार खुद से देखने के बाद ही सारांश की वीडियो देखिएगा, तो वो आपके लिए रिवीजन का काम करेगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा, पूरी चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। सारांश की अगली वीडियो में आपका रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी सारांश की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।